अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना काबीना ने साल 2023-24 के लिए सालाना रियासती बजट को मंजूरी दे दी है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव कल सुबह असेंबली में बजट पेश करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला और बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क में तब्दीली का वक्त आ गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी कल मेडारम से हाथ जोड़ो पदयात्रा का पहला मरहला शुरू करेंगे। अब खबरें तफसील से। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी हाथ जोड़ो पदयात्रा के पहले मरहले में कल मेडारम से शुरू होने वाला है, महबूबाबाद पार्लिमानी हल्के के 7 असेंबली हल्कों का अहाता करेंगे। पदयात्रा का पहला मरहला AICC के खुले इजलास के लिए 3 दिन के वक्फे की वजह से 23 फरवरी तक जारी रहेगा। रेवंत रेड्डी ने मौजूदा हालात का तक़ाबुल साबिक़ वज़ीर आज़म YS राजशेखर रेड्डी की तारीख़ी पदयात्रा से पहले के माहौल से किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को गलत हुक्मरानी की वजह से वैसे ही बुरान का सामना है। YSR की यात्रा जो चिवल्ला से शुरू हुई थी, न सिर्फ तेलुगुदेशम हुकूमत का खात्मा किया था बल्कि कांग्रेस को इक़्तिदार हासिल करने में मदद दी थी। సభ్యులను ఎన్నిక చేసి కేంద్రంలో కూడా ప్రభుత్వాన్ని ఇచ్చింది. తిరిగి 2003లో ఉన్న పరిస్థితులే 2023లో కూడా ఈరోజు రాష్ట్రంలో దాపురించినాయి. ఆనాడు ఎదుర్కొన్న విద్యుత్ సంక్షోభం ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటుంది. ఆనాడు పేదల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వెళ్తే సావే శరణ్యం తప్ప మళ్ళీ బ్రతికి ఇంటికి వచ్చే పరిస్థితులు ఎట్లయితే లేవో ఈరోజు కూడా అదే రకమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. రైతు రుణమాఫీ జరగకపోవడం వల్ల, పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర రాకపోవడం వల్ల రైతుల ఆత్మహత్యల 2014 నుంచి 2017 వరకు 2వ స్థానంలో ఉంది. 2017 నుంచి ఇప్పటి వరకు 3వ స్థానంలో దేశంలోనే రైతు ఆత్మహత్యల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ నాయకత్వం ప్రసిద్ధిగాంచింది. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే నిరుద్యోగ సమస్య తీవ్రత పెరిగిపోయింది. నిరుద్యోగ యువకుల యొక్క ఆత్మహత్యలు పెరిగిపోయినాయి. అమరవీరుల కుటుంబాలు అనాథలుగా మిగిలిపోయింది. దళితులు, గిరిజనులు రిజర్వేషన్లు నిరాకరించడం వల్ల తీవ్రమైన సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. పోడు భూముల సమస్య అట్లనే ఉన్నది. అసైన్మెంట్ భూముల సమస్య అట్లనే ఉన్నది. ధరణి పోర్టల్ వల్ల విపరీతమైన సమస్యలు వచ్చినాయి. ఇట్లా 2003 రాష్ట్రము ఈ ప్రాంత ప్రజలు ఏ రకమైన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్నారో ఈరోజు కూడా అదే రకమైన సంక్షోభాన్ని ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నారు. కాబట్టి తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు వెళ్ళి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న రైతులకు, విద్యార్థులకు, అమరవీరుల కుటుంబాలకు, మహిళలకు, మైనారిటీలకు, బలహీన వర్గాలకు, దళితులకు, గిరిజనులకు ఒక విశ్వాసాన్ని కల్పించే ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుంది. ఈరోజు సీతక్క మీకు తెలుసు, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में होने वाले तेलंगाना काबीना के इजलास में आज प्रगति भवन में साल 2023-24 के सालाना रियासती बजट पर गौर किया गया और उसे मंजूरी दी गई। वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव कल 10:30 बजे दिन असेंबली में बजट पेश करेंगे। उम्र मुखन्ना की वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी इसी वक्त कौंसिल में बजट पेश करेंगे। एक ऐसे वक्त जब इस साल के आखिर तक असेंबली चुनाव होने वाले हैं। ये भारत राष्ट्र समिति हुकूमत का मौजूदा मियाद में आखिरी बजट होगा। असेंबली में इस महीने की 8 तारीख को बजट पर बहस होगी। इसी दिन वज़ीर ख़जाना हरीश राव बहस का जवाब देंगे। 9, 10 और 11 तारीख को ऐवान में बजट तजावीज़ पर गौर होगा। 12 तारीख को हुकूमत ऐवान में तसर्रुफ बिल पेश करेगी। इसी दिन ऐवान में बजट को मंजूर किया जाएगा। असेंबली का बजट सेशन भी इस दिन ख़त्म हो जाएगा। राजन्ना सिलसिला जिले कलेक्टर अनुराग जयंती ने इन अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की है जो जिले के एलारेड्डी पेट मंडल हेडक्वार्टर में हरिताहारम प्रोग्राम के दौरान पौधों की हिफाजत में नाकाम रहे। पंचायत सेक्रेटरी प्रवीण को फर्ज अदा करने में नाकामी पर ओहदे से हटा दिया गया। टेक्निकल असिस्टेंट प्रभाकर, APO कुमारिया और मंडल पंचायत ऑफिसर को वजहनुमाई नोटिस जारी की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क अमृतकाल के दौर में नई तशरीह कर रहा है और नया निज़ाम ला रहा है। कहा कि खेलों को आज हुकूमत के नुक्ते नज़र से नहीं बल्कि खिलाड़ियों के नुक्ते नज़र से देखा जा रहा है। मोदी आज जयपुर महाखेल की अख्तामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों के लिए कुछ भी मुमकिन नामुमकिन नहीं है।
जब नौजवानों को इज़्ज़त नफ्स, ताकत और ख़ुद इन्हिसारी सहूलतें और वसाइल हासिल होते हैं तो मकसद हासिल करना आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस मरतबा बजट में खेलों के महकमे के लिए तकरीबन 2500 करोड़ रुपये अलाट किए गए हैं, जो 2014 के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि फ़िटनेस सिर्फ खेलों के लिए नहीं बल्कि आम जिंदगी के लिए भी अहम है। यही वजह है कि खेलो इंडिया के साथ फिट इंडिया भी मुल्क का एक बड़ा मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क नौजवानों की मजमूई तरक्की के लिए काम कर रहा है। जयपुर महाखेल में मेडल जीतने वाले, इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रत्येक खिलाड़ी, कोच और उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई। आप सब जयपुर के खेल मैदान में केवल खेलने के लिए नहीं उतरे, आप जीतने के लिए भी उतरे और सीखने के लिए भी उतरे। और जहां सीख होती है वहां जीत अपने आप सुनिश्चित हो जाती है। खेल के मैदान से कभी कोई खिलाड़ी खाली हाथ नहीं लौटता। साथियों, अभी हम सभी ने कबड्डी के खिलाड़ियों का शानदार खेल भी देखा। मैं देख रहा हूं आज के इस समापन समारोह में कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं जिन्होंने खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। एशियन गेम्स के मेडलिस्ट राम सिंह दिख रहे हैं, ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल टिमकोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर बनाने वाले प्लांट को कौम के नाम करेंगे। 115 एकड़ पर फैली हुई ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री हल्के हेलीकॉप्टर्स तैयार करेगी। इस फैक्ट्री में हेली रनवे, फ्लाइट हैंगर, फाइनल असेंबली हैंगर, स्ट्रक्चर असेंबली हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सपोर्ट सर्विस मौजूद हैं। ये फैक्ट्री अंसरी 4 के मयारात और तकनीक से लैस है। ये प्लांट आत्मनिर्भर भारत की अलामत है और हिंदुस्तान में हेलीकॉप्टर बनाने की सबसे बड़ी तंसीब बन गया है, जहां आने वाले दिनों में हेलीकॉप्टर की मरम्मत और देखभाल के लिए एक स्टॉक सोल्यूशन पेश किए जाएंगे। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एरोप्लाज्मा में हिंदुस्तान की पहली एयरपोर्ट ड्राइव इन थिएटर और एक्वा गल्फ फैसिलिटी का इफ्तिताह अमल में आएगा। पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग के सहन में एक बड़ा स्क्रीन लगाया जाएगा और फिल्म देखने के लिए स्क्रीन के इलाके में कई कारें नस्ब की जाएंगी। एक्वा गल्फ ड्राइविंग रेंज की तरह होगा, लेकिन इसमें सरसब्जी और शादियाबी के बजाय झील होगी और गेंदें तीर रही होंगी। इसका मकसद गेंदों को झील में वाक़ टारगेट्स पर पहुंचाना होगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फिलहाल फैलाव के काम हो रहे हैं, जिसका जुमला इलाका 10,569 मुरबा मीटर से बढ़ाकर 29,685 मुरबा मीटर कर दिया जाएगा और हर साल वहां 34 मिलियन मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। तेलंगाना के वज़ीर आला और भारत राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मुल्क में तब्दीली का वक्त आ चुका है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज बीआरएस की एक ज़बरदस्त जलसेआम से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि मुल्क में तब्दीली लाने के लिए बीआरएस कायम की गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए टीआरएस को बीआरएस में तब्दील किया गया है। केसीआर ने मुल्क की पसमानदगी के लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में काफ़ी वसाइल होते हुए भी लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है और अब वक्त आ गया है कि किसान मुल्क पर हुकूमत करे। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की हुकूमत इख्तिदार पर आए तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। चंद्रशेखर राव ने यह भी कहा कि बीआरएस पहली जमात है जिसने अब की बार किसान सरकार का नारा दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आज़ादी के 75 साल में से कांग्रेस ने 54 और बीजेपी ने 14 साल हुकूमत की है और मुल्क में पानी की बर्बादी के लिए सिर्फ ये जमातें ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने पानी जमा करने और आवाम के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया जोक इन इंडिया में बदल गया है और मुल्क के कई हिस्सों में चाइना बाजार काम कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 8 साल पहले तेलंगाना की सूरत हाल पीने के पानी, रोजगार और बीजेपी के मामले में महाराष्ट्र से बदतर थी, लेकिन बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद अब तेलंगाना अच्छा काम कर रहा है और किसान को रियासती हुकूमत की स्कीमों से फ़ायदा मिल रहा है।
इससे पहले केसीआर ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और मराठा जंगजुओं को गिलाए अक़ीदत पेश किया। जलसे-आम से पहले केसीआर ने नांदेड़ गुरुद्वारे में हाजिरी दी और खुसूसी इबादत की। इस मौके पर केसीआर की मौजूदगी में कई अहम मराठा कायदीन भी आरएस में शामिल हुए। एक बात पे विचार कीजिए, भाषण तो बड़े लंबे लंबे आते हैं, कई बातें सुनने को आते हैं। सिंपल बात है, सिंपल बात, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ये कोई रॉकेट वाला मामला नहीं है, बड़ा साइंस कुछ भी नहीं है इसमें, मामूली बात है। 75 साल के आजादी के बाद इतने मुख्यमंत्री, इतने पार्टियां, इतने सरकारें, इतने प्रधानमंत्री बनने के बाद आज देश में ना पीने को पानी मिलता है, ना सिंचाई को पानी मिलता है, ना बिजली मिलता है। ये क्या दिया नहीं जा सकता? ये है, उसकी इन चीजों की उपलब्धि नहीं है। चक्कर क्या है, इस चीज को समझना है। हम समझ के भी ना समझ नहीं रहना चाहिए। एक बार समझ में आया तो एकजुट होना चाहिए। मेरा इतना ही बात है। आज के समय बड़ा दुख होता है, महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कारण है, क्या बात है? दया करके सोचिए। आत्महत्या कोई भी इंसान कब करता है? सारे ही रास्ते बंद होने के बाद मजबूरी हालत में, बड़ी आक्रोशित परिस्थिति में, कितना उनका। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तकरीबन 400 खातून सफाई कर्मचारियों का ब्रेस्ट कैंसर के लिए मुफ्त मुआयना किया जाएगा। कमज़ोर खवातीन तक पहुंचने की कोशिश में किम्स हॉस्पिटल 50 साल से ज़्यादा उम्र की सफाई कर्मचारियों की मुफ्त मैमोग्राफी स्क्रीनिंग कराएगी। इन औरतों की स्क्रीनिंग के लिए हाल ही में ख़रीदा गया जदीद दौर का 3D मैमोग्राफी सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। यह प्रोग्राम 8 मार्च को औरतों के आलमी दिन तक जारी रहेगा। तेलंगाना हुकूमत ने स्कूलों में मिड डे मील पकाने वाले कारकुनों के मुशाहरे को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। इसमें से मरकज़ 600 रुपये और रियासती हुकूमत 2400 रुपये देगी। इससे पूरी रियासत के 54,000 से ज़्यादा बावर्चियों को फ़ायदा होगा। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल बोया ने कहा है कि अदलिया पर आवाम के एतबार की हिफाजत के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। उन्होंने आज पेद्दापल्ली ज़िले के धर्मारम मंडल के गाँव नंदी मेडारम में हाल ही में कायमशुदा जूनियर सिविल जज अदालत का इफ्तिताह किया। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि अगर अदालतों में इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान मकामी लोग समझे तो अदलिया इनके साथ और करीब रहते हुए काम कर सकेगी। At the outset, I must say sorry for two things, and I'm also happy for two things. I'm sorry to force all of you to come here on a Sunday morning, Sunday afternoon. You would have had other activities at home, or a lazy Sunday morning you would have left to spend at home. But because of in fact, the program was scheduled yesterday, but because of my involvement in a seminar at Nalsar, my brother had to reschedule the program today. This is one reason I feel sorry. The second reason is I am unable to speak in your beloved language. I am trying hard, but it will take some more time. Now it is koncham koncham. I know, as a student of contemporary jurisprudence, as a student of contemporary politics and administration, I was always aware the powerful narrative of Telugu language.
In fact, I was witness to one of the extraordinary speeches which I have heard in my life when I was a small student, in my high school, when I heard Mr. N.T. Ramarao speak at Judgesville in Guwahati. That was about 40 years back, more than 40 years back. So he was speaking in Hindi, but I could see तेलंगाना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा आज वरंगल में ख़त्म हो गई। ये पदयात्रा वरंगल के रंगासाईपेट से शुरू हुई थी और हनुमकुंडा पहुंची। पदयात्रा के मौके पर खिताब करते हुए शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना के अवाम को खानदान की हुक्मरानी खत्म करना चाहिए। ఇక చిన్నదొర అంటాడు ఇది కుటుంబ పాలనే అంటున్నాడు సిగ్గు లేకుండా। ఎవరి కుటుంబం పాలన? మళ్ళా రాష్ట్రమంతా ఆయన కుటుంబం అన్నట్టే మాట్లాడుతున్నారే। రాష్ట్రమంతా మీ కుటుంబమే అయితే మరి రాష్ట్రం అప్పుల పాలు ఎందుకు అయిపోయింది? మీ ఆస్తులు మాత్రం ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? మీరైతే పెద్ద పెద్ద ఫామ్ హౌస్లు కట్టుకోవాలా, పెద్ద పెద్ద గడియలలో బతకాలి। ఒకప్పుడు స్కూటర్లో తిరిగినోడు కేసీఆర్ గారు పెద్ద పెద్ద విమానాలు కొనుక్కోవాలి, హెలికాప్టర్లలో తిరగాలి। మీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో మాత్రం 860 కోట్ల రూపాయలు ఉండాలి। మీ ఆస్తులు మాత్రం పెరగాలి। కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అని, మిషన్ భగీరథ ప్రాజెక్ట్ అని మీరు కమిషన్లు తీసుకోవాలి। మీ బిడ్డ లిక్కర్ స్కామ్ చేయాలి, మీ కొడుకు రియల్ ఎస్టేట్ స్కాములు చేయాలి। కానీ రాష్ట్ర ప్రజలు మాత్రం అప్పుల పాలైపోయారు। ఎవరండి కుటుంబము? ఎవరి కుటుంబం కోసం పనిచేస్తున్నాడు ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు? కేసీఆర్ గారికే కాదు, కేసీఆర్ కొడుకు, బిడ్డ, అల్లుడు, మేనల్లుడు, ఇంకోడు అందరికీ పదవులు ఉన్నాయి కదా। మరి మీ కుటుంబంలో మాత్రం అందరికీ పదవులు ఉండాలి, అందరికీ ఉద్యోగాలు ఉండాలి, అందరూ భోగాలు అనుభవించాలి, అందరూ స్కాములు చేయాలి, అందరూ ఆస్తులు సంపాదించాలి। కానీ తెలంగాణ ప్రజలు మాత్రం అప్పుల పాలైపోవాలి, ఆత్మహత్యలు చేసుకోవాలి, ఆగమైపోవాలి। ఇదేనా బంగారు తెలంగాణ? ఎవరిని బుకాయిస్తున్నారండి? మళ్ళీ చెప్తున్నాం, తెలంగాణ ప్రజలకు అన్ని విషయాలు అర్థమవుతున్నాయి। మీరు కేవలం అబద్దాలు చెప్పి అసెంబ్లీలో అయినా ఇంకో చోటైనా బుకాయించినంత మాత్రాన నమ్మే పరిస్థితిలో తెలంగాణ ప్రజలు లేరు। తెలంగాణ ప్రజలకు గ్రౌండ్ మీద అర్థమవుతున్న రియాలిటీ, మాకు గ్రౌండ్ మీద కనిపిస్తున్న రియాలిటీ, కేసీఆర్ గారు రుణమాఫీ చేయకపోతే రైతులు అప్పుల పాలైపోయారు। 0 వడ్డీకే మహిళలకు రుణాలు ఇవ్వకపోతే మహిళలు ఆగమైపోయారు। కేజీ టు పీజీ ఉచిత విద్య అన్నారు, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అన్నారు, ఒక్కటి కూడా అమలు లేదు। ఆరోగ్యశ్రీని అయితే కోమాలో పెట్టాడు కేసీఆర్ గారు। ఇంటికో ఉద్యోగం అని చెప్పి మోసం చేశాడు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లని మోసం చేశాడు, 3 ఎకరాల భూమిని మోసం చేశాడు, పోడు భూములకు పట్టాలని మోసం చేశాడు, 57 ఏళ్లకే పెన్షన్ అని మోసం చేశాడు, ఉచితంగానే ఎరువులని మోసం చేశాడు, ఇలా ఎస్టీలకు మైనారిటీలకు 12% రిజర్వేషన్ అని మోసం చేశాడు। అసలు కేసీఆర్ కు మారు పేరు మోసగాడు। కేసీఆర్ ఇస్ 420। ఎవరిని బుకాయిస్తున్నారు? తండ్రి కొడుకులు కలిపి। మళ్ళీ చెప్తున్నాం, పట్టపగలే ఇలా అబద్దాలు చెప్పడం మానుకోండి। ఇప్పటికైనా క్షమాపణలు చెప్పండి, ప్రజల కోసం పనిచేయండి। మీకు మిగులున్నది ఆఖరి సంవత్సరం మాత్రమే। ఈ దెబ్బతో ప్రజలే మిమ్మల్ని తరిమి తరిమి కొట్టే రోజు దగ్గరలో। आउटर रिंग रोड पर सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। शहर हैदराबाद में नेहरू आउटर रिंग रोड ORR पर इतवार के रोज पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक, दीगर 8 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर कार रोड डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क की दूसरी सीमत एक और कार से टकरा गई। रचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के केसरा पुलिस जिले मेडचल मलकाजगिरी स्टेशन के हदूद में पेश आया। पुलिस ने मजीद बताया कि मर्सिडीज बेंज कार ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। ये कार घटकेसर से आ रही थी और तेज रफ्तार कार सड़क के दूसरी जानिब मुखालिफ सीमत से आने वाली कैब से टकरा गई। जख्मियों को खलवी अस्पताल में शरीक कराया गया है। इस हादसे के सबब दोनों गाड़ियां तबाह हो गई। एक हफ्ते से भी कम अरसे में ORR पर यह हादसा दूसरा है। किसान ने रस्सियों की मदद से नदी पर पुल तामीर कर दिया, कई दहाइयों का मसला हल। तेलंगाना के जिले निर्मल भैंसा मंडल के खदगाम गांव में एक किसान ने अपने तौर पर रस्सियों की मदद से नदी पर पुल बनाया। इस तरह इस किसान की सोच ने कई दहाइयों के मसले को हल करने को यकीनी बनाया। नदी को अबूर करने के लिए रस्सियों से बनाया गया पुल किसान की तख्लीक का आगाज बन गया है। इस इलाके के किसानों को अपने खेतों को जाने के लिए मुश्किल सूरत हाल का सामना था, क्योंकि इसके लिए इनको नदी पार करनी पड़ती थी। इस नदी में गैर मजाज तौर पर रेत निकालने से यह नदी मजीद गहरी हो गई, उसमें कई गड्ढे भी पड़ गए, जिसके नतीजे में हालिया दिनों के दौरान कई किसान हादसे का शिकार हो गए। चंद दिन पहले बाबू नामी एक शख्स नदी में गिरकर हलाक हो गया था, जिसके बाद किसानों को इस नदी को पार करने में खौफ महसूस हो रहा था। इस वाक़े के बाद नागेश नामी किसान ने अपने ज़ाती सरफे से खुद रस्सियों की मदद से ये पुल बनाया, जिसके लिए इसको 8 दिन लगे। इस आर्जी पुल से किसानों को राहत नसीब हुई। गांव के सरपंच ने कहा कि इस नदी की दूसरी तरफ तकरीबन 700 एकड़ अराजी है। ज़राई कामों के लिए इस नदी को पार करना पड़ता था और खाद के साथ साथ ज़राई मकासद के लिए दरकार दीगर सामान लाने के लिए 7 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता था। किसानों की मुश्किल देखते हुए नागेश ने लकड़ियों और रस्सियों की मदद से चंद दिनों में ही इस पुल को तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली। नागेश ने कहा कि इसने इस तरह का पुल कश्मीर में देखा था, जिसके बाद इसने अपने किसान भाइयों की मुश्किल को देखते हुए इसी तरह के पुल की तैयारी का काम किया।
परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर शशि थरूर का इजहार ताज़ियत, बीजेपी ने तनाज़ा खड़ा कर दिया। सीनियर कांग्रेस क़ायद शशि थरूर ने इतवार के दिन साबिक़ सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। तिरुवनंतपुरम के रुकन पार्लियामेंट ने ट्वीट किया कि मुशर्रफ जो कभी हिंदुस्तान के दुश्मन थे, 2002 और 2007 के दरमियान अमन की हकीकी ताकत बन गए थे। पीटीआई की बहुमर्जी शशि थरूर के सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। इसने कांग्रेस पर पाकिस्तान परस्ती का इल्ज़ाम आयद किया। बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने शशि थरूर को ट्वीट्स को टैग करते हुए कहा कि कारगिल के आर्किटेक्ट आमर और सफकाना जराइम के मुल्जिम परवेज मुशर्रफ ने तालिबान और उसामा को भाई और हीरो समझा था। इस शख्स ने कारगिल जंग में मारे गए अपने फौजियों की लाशें लेने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस ऐसे शख्स की सताइश कर रही है, आपको हैरत नहीं हुई? ये कांग्रेस की दोबारा पाक परस्ती है। उन्होंने कहा कि किसी वक्त मुशर्रफ ने राहुल गांधी की सताइश की थी और उन्हें जेंटलमैन कहा था। एक और ट्वीट में बीजेपी कायद ने मुशर्रफ का एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें कहते सुना जा सकता है कि इनके लड़के को राहुल गांधी ने मदऊ किया था। मुशर्रफ की बेगम, भाई और लड़के को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने इनके दौर दिल्ली में लंच पर मदऊ किया था। इस वक्त मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर थे। साबिक़ चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर और सदर पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट PDP महबूबा मुफ्ती ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि मुशर्रफ शायद वाहिद पाकिस्तानी जनरल थे जिन्होंने मसला कश्मीर की एकसुई की सच्ची कोशिश की थी। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के अवाम की उमंगों के मुताबिक ऐसा हल निकले जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हो। हुकूमत हिंद ने जनरल मुशर्रफ और वाजपेयी जी के एतमाद साजी के तमाम इक़दाम उलट दिए, लेकिन लड़ाई बंदी जारी है। कांग्रेस का वज़ीर-ए-आज़म मोदी से सवाल करने का सिलसिला शुरू। पूछा, अडानी आपके हैं कौन? अडानी मामले पर अब तक वज़ीर ख़जाना, RBI, सेबी और वज़ीरत ख़जाना ने टालमटोल से जवाब दिया है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर पुरअसरार खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। दरअसल कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो अडानी मामले पर वज़ीर-ए-आज़म से रोज़ाना 3 सवाल पूछेगी। कांग्रेस लीडर और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शोबे मौसलात जयराम रमेश ने एक बयान जारी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म को 3 सवालात पर मुश्तमिल ख़त लिखा है। जयराम रमेश ने लिखा, पनामा पेपर्स की इंकशाफात के सिलसिले में 4 अप्रैल 2016 को वज़ारत ख़ज़ाना ने ऐलान किया कि आपने ज़ाती तौर पर मुख्तलिफ एजेंसियों के एक ग्रुप को ऑफशोर टैक्सेस हेवन्स से आने वाले पैसों के लेन देन की तहक़ीक़ात करने की हिदायत की है। इस तरह से हांगझो चीन में 5 सितंबर 2016 को G20 सरबराही इजलास में भी आपने कहा कि हमें इक़्तिसादी मुजरिमों के लिए महफूज पनाहगाहों को ख़त्म करने, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को सुराग लगाने और गैर मशरूत तौर पर हवालगी और पेचीदा बैनुल अक़वामी उसूलों और बैंकिंग के जाल को तोड़ने के लिए काम करने की ज़रूरत है। आपके इन बयानात से वाज़ेह है कि आप ये कह कर इख्तियार नहीं कर सकते। हम अडानी के हैं कौन? मुजाहिदीन आज़ादी को फरामोश करके इन लोगों को उभारा जा रहा है जिनका इस लड़ाई में कोई किरदार नहीं। जयशंकर गुप्ता। मुजाहिद आज़ादी साबिक़ जज और बड़ौदा के मुअज़्ज़िज़ घराने से ताल्लुक़ रखने वाले अब्बास तैयब जी को आज़ादी हिंदुस्तान का अहम हीरो करार देते हुए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के रुकन और सीनियर सहाफ़ी जयशंकर गुप्ता ने कहा कि जंग आज़ादी के हीरोओं को दानिस्ता तौर पर फरामोश किया जा रहा है और इन लोगों को उभारा जा रहा है जिनका इस लड़ाई में कोई किरदार ही नहीं है। दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।